Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with the second part of proteins. तो पिछले लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद है कि प्रोटीन्स का मैंने क्या बताया था, बेसिक थिंग्स बताई थी और कुछ बताया था प्रोटीन्स क्या होती हैं और एक अमीनो एसिड्स के रेसिड्यूज सब बताया था कि सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताई थी कि उनको हम बोलते हैं और अमीनो एसिड का जनरलाइज स्ट्रक्चर ये मस्ट है, आना भी चाहिए और ये सबको पता होना चाहिए। ये बताया था, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, इसके अलावा आपको डिफरेंट अमीनो एसिड्स के ग्रुप्स बताए थे, उनको टैक्टिक्स बताए थे उनके किस तरह से उनको रिमेम्बर करना। और मतलब एक और चीज में नोट डाउन करें कि ये तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इनके अगर मैं नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप्स बोलूं, इनको हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स भी कहते हैं। और अब मैं आपको अच्छी तरीके से पिछले जो है लेक्चर में बता चुकी हूँ हाइड्रोफोबिक क्या है, हाइड्रोफिलिक क्या है। और जो सेकंड पोलर अनचार्ट का ग्रुप्स आर ग्रुप्स का जो है उनको हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं। अच्छा, और जो है पॉजिटिवली चार्ज जो अमीनो एसिड्स हैं उनको बेसिक अमीनो एसिड्स भी कहते हैं और नेगेटिवली चार्ज को एसिडिक भी कहते हैं। ये देखिए एसिडिक जो है एसिड अटैच है इनके जो आर ग्रुप्स हैं वहां पे। और फिर मैंने कुछ टैक्टिक्स बताए थे कि हाउ टू रिमेम्बर देम। इसके बाद इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, कंडीशनल इसेंशियल अमीनो एसिड्स बताए थे और इनके भी टैक्टिक्स बताए थे। अच्छा, अब हम उसकी प्रोटीन की एक मोर प्रिसाइज डेफिनेशन देखते हैं कि प्रोटीन क्या है। अ पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमीनो एसिड रेसिड्यू with molar mass more than 10,000 AMU is called a protein. अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो है एटॉमिक मास यूनिट की जो उसको हम डेल्टन पूरा लिख के भी प्रेजेंट कर सकते हैं और कैपिटल डी से भी कर सकते हैं और स्मॉल यू से प्रेजेंट कर सकते हैं। और जो है ना, और एक किलो डेल्टन में 1000 जो है डेल्टन्स होते हैं, तो हम यूं भी कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड with more than 100 amino acid residues with molar mass of 10 kDa is called a protein. अब मैंने एक्सेप्शंस बताए थे कि हर जगह पॉसिबल है और उसमें एक्सेप्शनल केस में इंसुलिन बताई थी, इसमें ओनली 51 अमीनो एसिड रेसिड्यूज हैं बट दिस इज आल्सो अ प्रोटीन। नाउ स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो चलें देखते हैं। अच्छा, अब प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। On first one, on the basis of composition and solubility of proteins, on the basis of nutritive values of proteins, and on the basis of shape and size of proteins, and then we'll see some functions of proteins. अच्छा, अब फर्स्ट वन जो है उसकी क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड सॉलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स, इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स। अब सिंपल प्रोटीन्स किनको कहा गया? अब सिंपल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो ओनली एक वेरी सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर में अरेंज हैं, सिर्फ अमीनो एसिड रेसिड्यूज जो हैं अटैच हैं और लिंक टुगेदर बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। अब कंजुगेटेड प्रोटीन्स क्या हैं? कंजुगेटेड प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो प्रोटीन्स जो है नॉन प्रोटीन ग्रुप के साथ भी अटैच होंगी। अब नॉन प्रोटीन ग्रुप्स जो हैं वो देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन्स आर फर्दर कैरेक्टराइज्ड, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स किसको कहेंगे? जो नॉन प्रोटीन पोर्शन होगा, ठीक है। उनको फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियो प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन की फर्स्ट जो है क्लासिफिकेशन वो क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन। अगर तो प्रोटीन्स हैं वो अटैच होंगी न्यूक्लिक एसिड्स के साथ में, आरएनए और डीएनए के साथ, तो उनको न्यूक्लियो प्रोटीन बोलेंगे। अब ग्लाइको म्यूको प्रोटीन किसको बोलेंगे? ये प्रोटीन्स अगर अटैच होंगी, इनके प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो हैं होंगे वो ओलिगोसैकेराइड्स होंगे, ग्लाइकेंस एटसेट्रा, तो उनको हम ग्लाइको म्यूको प्रोटीन्स भी बोलेंगे। इसके अलावा क्रोमोप्रोटीन्स एज द नेम इंडिकेट्स, ठीक है, ये अगर इनका प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है
पिगमेंटेड प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है, पिगमेंट से, क्रोम पिगमेंट से निकला है ना, उससे अटैच होगा तो हम उन प्रोटीन्स को कहेंगे क्रोमोप्रोटीन्स। एंड देन अगर प्रोटीन्स फास्फेट ग्रुप के साथ, जैसे एज द नेम इंडिकेट्स, तो फास्फेट ग्रुप के साथ अटैच होंगे तो उनको फॉस्फोप्रोटीन्स कहेंगे। अगर मतलब मेटल आयन जैसे आयरन है उनके साथ अटैच होंगी तो उन्हें मेटालोप्रोटीन्स कहेंगे। और लिपिड बायलेयर के जैसे लिपिड्स के साथ अटैच होंगी तो उन्हें लिपोप्रोटीन्स बोलेंगे। अच्छा, अब तो हम ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी में पढ़ रहे हैं। हमने टू ग्रुप्स को एलैबोरेट किया है, सिंपल, कंजुगेटेड को, और देन विल सी द डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या हैं। अच्छा, derived protein are further classified into primary derived proteins and secondary derived proteins. अब जो है प्राइमरी डिराइव्ड, अब डेरिवेटिव्स का लफ्ज पता है आपको? जो चीज जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन हुई, न्यू थिंग डिराइव्ड हुई एक पहले वाली चीज से, तो अब जो फर्स्ट डिराइव्ड प्रोटीन्स बनेंगे उसे प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन बोलेंगे। अब जो प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन से नेक्स्ट प्रोटीन बनेगी उसे सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू proteins are classified into complete proteins, partially complete proteins and incomplete proteins. अब complete proteins क्या हैं? कंप्लीट प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जिसमें 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कंप्लीट प्रोटीन्स कहेंगे। इनकम्प्लीट कौन सी हुई? जिसमें 1 अमीनो एसिड और मोर देन 1 मिस हो सकते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स, उनको हम कहेंगे इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। अब पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन्स क्या हैं? इनमें ये है कि जो 1 और 2 जो है ना अमीनो एसिड कंप्लीटली जो है ना वो मतलब एब्सेंट नहीं होंगे, उनकी पार्शियल अमाउंट प्रेजेंट होगी, जितनी क्वांटिटीज में भी उससे भी बहुत कम होंगे बट होंगे, देन उनसे उनको हम कहेंगे पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन्स। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ प्रोटीन्स उनको फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स में भी डिवाइड किया गया है। अब आप देखेंगे कि फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन हम सिंपल प्रोटीन्स को भी डिवाइड करते हैं इसमें, और ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज के लिहाज से भी फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स हम फर्दर इसको पढ़ेंगे डिटेल्स में। अच्छा, हम उनके फंक्शंस देख लेते हैं। हम प्रोटीन्स का आपको पता है इनका मेजर रोल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। प्रोटीन्स आर आपको पता है कैटालिटिक इन फंक्शन है, एंजाइम्स जो हैं आपका प्रोटीन इन नेचर है, जो मतलब उनका कैटालिटिक फंक्शन है, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन का हार्मोनल रोल है, आपको हार्मोनल एंटीबॉडीज आपको पता प्रोटीन इन नेचर है। प्रोटीन का रोल डिफेंस में है, ट्रांसपोर्ट में है, ब्लड क्लॉटिंग में, स्टोरेज प्रोटीन होती हैं, कैरियर ट्रांसपोर्ट मटेरियल आयन पार्टिकल्स के लिए होती हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स हैं, बफर प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन्स एंड कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं जो लोकोमोशन में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, अब मैंने थोड़ा बहुत ना जो ये प्रोटीन्स की कैटेगरीज बताई थी, इनके कुछ डेफिनेशंस ऐड की हैं। अब सिंपल प्रोटीन्स आपको पता है, सिंपल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड सब यूनिट्स जॉइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक इसकी एग्जांपल एक तस्बीह के दाने की तरह है। तस्बीह आपने देखी है कि डिफरेंट जो बीड्स हैं, एक अगर थ्रेड में उनको हम ज्वाइन कर लें और जो थ्रेड होगा वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा और डिफरेंट अमीनो एसिड सिंपल वे में उसके साथ अटैच होंगे, तो उसको हम सिंपल प्रोटीन्स बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब कंजुगेटेड प्रोटीन्स क्या हैं? कंजुगेटेड प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स composed of simple proteins and non-protein substances referred to as prosthetic group। यानी कि जो कंजुगेटेड प्रोटीन्स हैं उनमें वो जो सिंपल प्रोटीन्स भी होंगी और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी साथ अटैच होंगे। ठीक है, जैसे पहले बता चुके हैं आपके साथ, आपको पहले बता चुके हैं आपको। मोस्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप्स और कोफैक्टर्स आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम विटामिन्स। अच्छा, अब डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या हैं? These are proteins derived by partial to complete hydrolysis from the simple or conjugated proteins by the action of acids, alkalis or enzymes। ठीक है कि ऐसी डिराइव्ड प्रोटीन वो प्रोटीन जिसमें पार्शियल से कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो सकती है, सिंपल या कंजुगेटेड प्रोटीन बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स, अल्कलीज और एंजाइम्स।
They include two types of derivatives, primary derived proteins and secondary derived. जैसे मैं आपको बता चुकी पहले, complete proteins contain all 9 essential amino acids, whereas incomplete proteins are missing one or more. It can be hard to know if you are getting good quality protein in your diet. ये नहीं पता चलता कि हम जो प्रोटीन ले रहे हैं, जो डाइट खा रहे हैं, वो कंप्लीट डाइट है कि नहीं है. इसके लिए हमें एक चार्ट का पूरे के बैलेंस डाइट का एक पूरा कंपोजिशन पता होनी चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि हम जो डाइट यूटिलाइज कर रहे हैं वो बैलेंस्ड है कि नहीं. Insider found out what the differences are between complete and incomplete proteins. ठीक है, इंसाइडर में पता चल जाते हैं. Partially complete proteins do not contain, partially complete क्या है कि do not contain all 9 of the essential amino acids, but a limited amount of one or more of them, limited amount में present होते हैं. Partially complete proteins provide normal maintenance but will not support growth. Growth को support नहीं करेंगे लेकिन maintain रखेंगे body functioning को. Some plant foods contain proteins but do not have all the essential amino acids the human body needs. Glycoproteins are proteins which contain oligosaccharides, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, glycans covalently attached to amino acids chains. A chromoprotein is a conjugated protein that contains a pigmented prosthetic group or cofactor. A common example is hemoglobin, which contains a heme factor, cofactor, which is the iron-containing molecule that make oxygenated blood appear red. अच्छा, अब हम फाइब्रस, ये फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन जो है, किस बेस पे हमने इनको क्लासिफिकेशन के, ऑन द बेसिस ऑफ शेप. ठीक है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है. इसमें आपने मतलब ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी. अच्छा, अब देखें कि इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, किन बेस, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे इनको हमने डिफाइन किया है. मॉलिक्यूल्स, अब आपको फाइब्रस की एग्जांपल दूंगी. फाइब्रस प्रोटीन्स होंगी लॉन्ग, थिन, lie side by side to form fibers. As the name indicates, आपने फाइबर की एग्जांपल यूं लेनी कि थिन थ्रेड की तरह से इनका स्ट्रक्चर होगा. जैसे आप बालों की एग्जांपल ले लें, हेयर, बाल लंबे लंबे लड़कियों के जैसे होते हैं ना. अच्छा, बालों की एग्जांपल है तो ये फाइबरस प्रोटीन्स होंगी, साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर्स की तरह अटैच होंगी. ये अब इनकी जो है ये शेप प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इनकी जो है ना, ये जो है इनकी शेप जो है कि फाइबर्स की तरह लॉन्गिट्यूडिनल अटैच्ड होंगी. अब ग्लोबुलर एज द नेम इंडिकेट्स, ये क्या है, स्फेरिकल शेप में होंगी, 3D शेप में होती है, और ये 2D शेप में होंगी. ठीक है, अब इनकी जो एग्जांपल है, केराटिन इन हेयर, कोलेजन इन स्किन एंड बोन. अब देखें कि ये जो है हमारे बालों के अंदर जो प्रोटीन केराटिन होती है, हमारे स्किन और बोन्स में कोलेजन होती है. इसकी जो ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्जांपल्स हैं वो हीमोग्लोबिन है, इंसुलिन एंड एंजाइम्स हैं. ठीक है, अब जो इनके रोल्स देखें, ये तो अच्छा सॉरी, सोलेबिलिटी देखें, सोलेबिलिटी इन वाटर. अब ये देखें कि आपको पता होगा, अगर आप देखा होगा कि वॉशरूम में आप अगर जो है आप जो शावर लेते हैं, आपके बाल गिरते हैं. जी, बाल गिरते हैं तो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, वो डिसॉल्व नहीं होते. तो ये याद रखें कि वो जो है ये इनसॉल्युबल इन वाटर है. ठीक है, अब ये जो आपको पता है कि हम एंजाइम और डिफरेंट प्रोटीन्स इनटेक करते हैं, जैसे सप्लीमेंट लेते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स, और ये जो है ना ये सारी सॉल्युबल इन वाटर, यूरिन से इनकी जो है एक्सक्रीशन हो जाती है. अच्छा, अगर देखें कि हमारे जो स्किन है, अगर बाहर है वाटर सॉल्युबल होते तो हम तो सारे जो जो है ना डिसॉल्व हो जाते वाटर के अंदर. ठीक है, तो ये इस तरह से आपने यार इनके रोल्स आप देख रहे हैं. अच्छा, इनका रोल जो है ना फाइब्रस का, ये स्ट्रक्चरल इनका रोल है कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, और इनका मेटाबॉलिक रोल है, मेटाबॉलिक, जितने भी केमिकल रिएक्शन एंजाइमेटिक एक्टिविटीज से हो रहे होते हैं बॉडी में, उसको इसमें इसका ना ग्लोबुलर प्रोटीन्स का रोल है. ठीक है,
इसमें कोलेजन और ये जो है ना अब फाइब्रस प्रोटीन है। अब पहले बता दें कि ये बोन और कार्टिलेज में होंगी, केराटिन फिंगर नेल्स हेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें रोल है इसका ना। अच्छा, मेटाबॉलिक इसमें ऑल एंजाइमेटिक जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स, उसमें इसका रोल है ग्लोबुलर प्रोटीन्स का। उसमें प्लाज्मा प्रोटीन हमारे ब्लड में होती हैं, एंटीबॉडीज आपको पता है कि ये भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो ये वेरी सिंपल है, आपने याद रखना है कि ये इनका स्ट्रक्चर किस तरह से प्रोवाइड करती हैं, एग्जाम्पल्स कौन कौन से, सॉलिबिलिटी मतलब इनकी इस तरह से, मेरा नहीं ख्याल कि आपको भूलेगा कि इनसॉलेबल होंगी फाइब्रस। बाल जो हैं, आपको पता स्किन हमारी अगर वाटर में सॉलेबल होती तो हम तो सारे के सारे जो है ना पानी में सॉलेबल हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप ये याद रखेंगे, ये इनसॉलेबल है इनका स्ट्रक्चर, और ये इनका रोल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल है, और इनका मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। अच्छा, अब इनकी अगर हम सिंपलेस्ट डायग्राम की तरफ जाएं तो ये देखिए फाइबरस प्रोटीन, ये देखिए इस तरह से फाइबर्स जो हैं ये लॉन्गिट्यूडिनली अटैच हैं, और इस तरह से ये थिन लॉन्ग जो है ना, इस तरह से अमीनो एसिड, एक्चुअली इसमें है क्या, ये अमीनो एसिड रेजिड्यूज हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, लेकिन ये इस फॉर्म में इनकी अटैचमेंट इस तरह से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अब ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या है, ये भी अमीनो एसिड रेजिड्यूज है, ये इसमें ये देखें। अब इनका रोल जो है ना, ये टर्शरी प्रोटीन, डिफरेंट प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में है ग्लोबुलर प्रोटीन्स का ना। अच्छा, अब ये देखें कि इसमें बीटा, आपने नेक्स्ट बढ़ते हैं, हेलिसिस, ये हेलिक्स की शेप में बना देती हैं। ये देखिए हेलिक्स की तरह क्वाइलिंग होगी, फर्दर इनके क्वार्टरनरी टर्शरी, और मतलब प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर में इनका रोल है, और ये जो एक सफेरिकल फॉर्म में होगी, और इस शेप में इसमें अमीनो एसिड्स अटैच होंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमने एक एक्सेप्शन देखा था इंसुलिन का, इसमें देखते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक अमीनो एसिड्स है, उसका एन टर्मिनल क्या है एंड सी टर्मिनल क्या है। एन टर्मिनल क्या है जी, जिसमें हमारा अमीनो ग्रुप अटैच है जिस साइड पे, और सी टर्मिनल क्या है, जहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है अमीनो एसिड्स में। आपको पता है अमीनो एसिड जो है वो सी टर्मिनल की साइड पे बनते हैं। ये दीज आर दी अल्फा अमीनो एसिड्स दैट ओनली टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, अब आपको पता है कि इसमें इंसुलिन में आपको 51 मैंने बताया था अमीनो एसिड रेजिड्यूज हैं। अब इसकी, और दे आर अरेंज्ड इन 2 जो है ना चेन्स में। अब फर्स्ट चेन में देखें 21 अमीनो एसिड्स हैं, सेकंड चेन में 30 अमीनो एसिड्स हैं। अच्छा, ये बहुत सिंपल है, परेशान नहीं होना कि इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। आपको पता है अमीनो एसिड्स जो हैं ये देखें आपस में अटैच हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, ये याद रखना है बॉन्डिंग का आपने अच्छे तरीके से। अच्छा, अब जो है इसमें क्या है इन केस ऑफ इंसुलिन, अब इसमें देखें सिस्टीन जो है, सिस्टीन अब दूसरा जो है चेन के साथ सिस्टीन और सिस्टीन की बॉन्डिंग होती है, और यहाँ पे जो है ना सल्फाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इस तरह से ये 2 चेन्स जो हैं ये अटैच है। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रक्चर खोल के दिखाया आपको। तो अब हम आते हैं प्रोटीन्स के, और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर्स जो हैं डिफरेंट आपने सुने होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। प्रोटीन को हम 4 जो है पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर्स क्या है जी, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स क्या है, इट डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स connected together to form the polypeptide. It may contain more than one chain. इसमें एक से ज्यादा चेन्स भी हो सकती हैं। इसमें सिंपल सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स का जो एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइंड हैं। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में क्या है, इनकी कंपोजिशन में जो है ना, नेक्स्ट हम इसको फर्दर डिटेल्स में देखते हैं स्ट्रक्चर्स को भी। इट डिस्क्राइब्स द शेप। अब क्या है, वो जस्ट सीक्वेंस था, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर एक सीक्वेंस प्रोवाइड करता है कि ये अमीनो एसिड के सारी सिंपलेस्ट फॉर्म है प्रोटीन की। अब जो ये शेप जो है ना,
अच्छा, it describes the shape in which polypeptide chain can exist. इसकी 2 टाइप्स हैं, इसमें अल्फा हेलिक्स होती है और बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं। अच्छा, अब इसमें ये आपने प्रश्न नहीं होना कि ये क्या चीजें हैं जो सेकंड स्ट्रक्चर में होते हैं। एक्चुअली ये भी अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स ही है। अमीनो एसिड जैसे आप जो है प्राइमरी में हम कह देंगे कि वो जस्ट सीक्वेंस में और सिंपलेस्ट फॉर्म में अरेंज है, और इसमें जो सेकंड स्ट्रक्चर में ये है कि एक जो है ना अमीनो एसिड्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनकी राइट हैंड कॉइलिंग होती है, फोल्डिंग होती है, तो वो एक हेलिक्स की शेप बना देते हैं। और एक बीटा प्लेटेड शीट ये 2D होती है और इसमें एक एज ए नेम इंडिकेट शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेट्स सी, हम आगे देखते हैं। ये देखें, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अब हमारे अल्फा हेलिक्स है एंड बीटा शीट्स हैं। और अल्फा हेलिक्स जो है 3D शेप है, ये देखें, और बीटा शीट्स जो है ये देखें एक शीट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये 2 डायमेंशन। अब इसमें ये देखें कि इसमें अमीनो एसिड्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने A B C D E F G, ये हमें अगर अमीनो एसिड डिफरेंट नहीं याद है किसी पॉलीपेप्टाइड में, तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ कि इस तरह से अमीनो एसिड जो है A यहाँ पे अटैच होगा, B यहाँ पे C, ये D, देन E एंड यहाँ पे F, इस तरह से सो ऑन। अच्छा, अब ये देखें कि एक और चीज इंपॉर्टेंट है इन स्ट्रक्चर्स में कि अब आपको पता है कि ये अमीनो एसिड जो है, ये जो थ्रेड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच है। अच्छा, और आप देखें अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ ये जो बैकबोन से अटैच है, ये देखें, हो सकता है कि यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप हो और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम इधर से, इनके दरमियान में जब बॉन्डिंग होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इस तरह से ये अटैच होंगे। अच्छा, बीटा शीट्स में देखें कि अब 2 डायमेंशन इस तरह से इसमें ये डिफरेंट अमीनो एसिड 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर में अटैच होंगे। इसको फर्दर देखा जाए तो आपको मैं क्लियर कर दूंगी। ये देखें डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स दरमियान में जो एक दूसरे से अटैच होते हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, और जो है इनके ये देखें ग्रूव्स, ये बैकबोन से अटैच होते हैं ना आपस में, इनकी अटैचमेंट जो होती है, ये देखें यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। इसी तरह से जो बीटा प्लेटेड शीट्स हैं, इसमें भी देखें डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं अटैच। अब ये जो है ना इनके जो आपस में बॉन्डिंग है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अगर इनका फर्दर देखे जाए तो ये इस तरह से अब ये स्ट्रक्चर बना देंगे। ये अल्फा हेलिक्सेस एंड बीटा प्लेटेड शीट मिल के इस तरह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना देंगे। ये देखें, ये इतना पोर्शन ये दिखाया गया है बीटा प्लेटेड शीट्स का, ये वाला जो ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही है, और ये जो कॉइलिंग है हेलिक्स की शेप में है, ये अल्फा हेलिक्सेस है। ठीक है, अब जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या आते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स adopted by the different local region of proteins। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फर्दर फोल्डिंग क्वाइलिंग होती जाएगी तो हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। देखिए इसमें बीटा शीट्स हैं, अल्फा हेलिसेस हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये भी 3D स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं। देन हम इसका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर पे आते हैं। quaternary describes the joining of 2 or more polypeptides। इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन की ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स आ जाएंगी और ज्वाइन करेंगी, फर्दर फोल्डिंग होगी और क्वाइलिंग होगी, तो उससे ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बन जाएंगे। उसकी एग्जांपल हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूल की दी गई। देखिए इसमें सेंटर में आयरन है। ठीक है, अच्छा, द सब यूनिट each have their own tertiary structure and are held together by same forces involved in the tertiary structures. And for example, hemoglobin is a globular protein that consists of 4 subunits of 2 different types. Each subunit contain a heme group for oxygen binding। अब इसमें 4 subunits हैं, 1 2 3 and 4, और उसके सेंटर में आयरन ग्रुप है। ठीक है, जैसे हेम ग्रुप भी बोलेंगे। अच्छा, इसको कंफ्यूज नहीं होना। इसमें आप ये देखें कि आप फर्दर आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने डायग्राम ऐड की है कि ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं, ये जस्ट लाइक अ बीड इन अ थ्रेड।
ठीक है, और इसमें जो थ्रेड है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, जो उसको हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब इसी तरह से जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। ये बीटा प्लेटेड शीट्स हैं, अल्फा हेलिसेस हैं, और ये इनकी कॉइलिंग या फोल्डिंग इस तरह से ये करेंगी तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, टर्शियरी से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। इसकी फर्दर एलाबोरेशन है। अब इसको आपको समझाने के लिए आप कहेंगे कि ये क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं, सेकेंडरी है, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी क्या है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से आपको देती हूँ कि आप याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल, हाँ, आप एक थ्रेड लें, उसको उलझा लें, वो बहुत ज़्यादा उलझ जाए, तो आपको एक कुच्छा, एक पंजाबी ज़बान में लेमन लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। वो जो कुच्छा बन जाएगा, जो उलझने बन जाएंगे, बहुत उलझी हुई सी चीज़ बन जाएगी, या डोर कह लें, लड़के बहुत पतंग वगैरह भी उड़ाते हैं, तो वो डोर अगर उलझ जाए, तो उसको अगर सुलझाने को कहा जाए, उलझा हुआ जो गुच्छा है, ये है, ये जो गुच्छा, ये डोर उलझ गई है, फॉर एग्जाम्पल ये थ्रेड उलझ गया है, तो इसको अगर हम खोलें, इसको हम सुलझाने की कोशिश करें, तो हमारे पास जो है ये टर्शियरी स्ट्रक्चर इस तरह से इतना सा खोलेगा, और इसको फर्दर खोला जाए तो उसमें से ये हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जिसमें हमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स मिलेंगे। अब इनको फर्दर खोला जाए तो ये वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको शो होंगे। ये देखें, सारे के सारे बीटा शीट्स भी और अल्फा हेलिक्सेस भी और बीटा शीट्स भी, ये सारे के सारे आपको नजर आएंगे। एक सिंपलेस्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स है जो ज्वाइंड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, ये अमीनो एसिड, ये देखें पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये सिंपलेस्ट सा था। तो ये बिल्कुल हमें लग रहा होता है कि प्रोटीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, स्ट्रक्चर्स पता नहीं क्या होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सिंपलेस्ट है, सिंपल है, और इंशाल्लाह आपको याद रहेंगे। अच्छा, अब जो पॉइंट्स मैंने आपको अमीनो एसिड पढ़ाए थे, ये उसमें नोट करने वाले हैं। ऑल एसिडिक एंड बेसिक अमीनो एसिड्स आर चार्ड अमीनो एसिड, आपको याद होना चाहिए कि ये चार्ड होते हैं। ऑल हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स आर नॉन पोलर एक्सेप्ट टायरोसिन, एक्सेप्शनल केसेस में टायरोसिन। ऑल अनचार्ज, उनको न्यूट्रल भी बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक एंड टायरोसिन आर पोलर। ठीक है, अब मेजर फंक्शंस में बहुत ज़्यादा डिटेल्स है, लेकिन मेन जो फंक्शंस हैं वो मैंने ऐड किए हैं आपकी क्लियर कि फंक्शंस क्या हैं। अब है द प्रोटीन्स, आपको पता है एंजाइम्स, दे आर प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, ये कैटालिटिक इनका फंक्शन है। डिफेंसिव प्रोटीन जो है वो भी होती है, डिफेंस में इनका रोल है। हार्मोनल एंड रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, इनका रोल एज ए रिसेप्टर प्रोटीन्स है, एज ए स्टोरेज प्रोटीन्स है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, एज अ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं, और जेनेटिक रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं। आपको पता ही है जीन एक्सप्रेशन जो है फुली जो है प्रोटीन सिंथेसिस है, ये सारी की सारी रेगुलेशन प्रोटीन बेस्ड है। अच्छा, अब मैंने जो है समराइज थोड़ा सा करते हैं, सारे बायो मॉलिक्यूल्स आपको पढ़ाए, उनमें हमने पढ़ा है प्रोटीन्स को, पढ़ा है न्यूक्लिक एसिड्स को, पढ़ा है डीएनए एंड आरएनए, एंड कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा है, एंड पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स को पढ़ा है। अगर इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि मैं इनके जो सब यूनिट्स बोलूँ, तो प्रोटीन के अमीनो एसिड्स हैं, और इनका रोल जो है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। अच्छा, अब न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं, इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, डीएनए, इन केस ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, और इन केस ऑफ आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड है। ओके, अब इनके फंक्शन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए का ज्यादा रोल है। ठीक है, हेरिडिटरी में भी है और प्रोटीन सिंथेसिस में भी है। अब पॉलीसैकेराइड्स, इनके आप कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मोनोसैकेराइड, स्टोरेज है, एनर्जी स्टोरेज है इनका रोल। अच्छा, अब लिपिड्स में आप कह सकते हैं काफी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, बट इसमें आप कह सकते हैं कि फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, लेकिन फैटी एसिड्स से मोस्टली आप कहेंगे कि फैटी एसिड जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये बता सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो रोल है स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इनका भी यही रोल है। अच्छा, ये एक मैंने आपके लिए डायग्राम एक समराइज करती है कि सारे बायोमोलिक्यूल्स का क्या रोल है एक सेल के अंदर ना, एक सेल की कंपोजिशन में इनका क्या रोल है। एक सेल की पूरी कंपोजिशन जो है ये बायोमोलिक्यूल्स की बेस पे है।
चलिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर नहीं है, आपको सिंपलेस्ट इसको करने की कोशिश करते हैं। आप देखें ये लेवल 1 में देखें, लेवल 2 देखें, 3 एंड 4। लेवल 1 पे देखें कि जो सबसे जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट है मोनोमेरिक यूनिट्स, उसमें जो है अगर इन केस ऑफ आप देखें न्यूक्लिक एसिड्स हैं तो उसमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये मोनोमेरिक यूनिट्स हैं। अब लेवल 2 में आ जाए, इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे तो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस जो है वो डीएनए की फॉर्म में होंगे। अब डीएनए से फर्दर जो है हम सुप्रा मोलेकुलर कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स क्या है बच्चों? क्रोमोसोम्स क्या है कि अगर डीएनए के सीक्वेंस जो है एक फिजिकल शेप में अरेंज होगा, उसको हम क्रोमोसोम कहेंगे। अब ये क्रोमोसोम कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। देखिए इस आप देन अब प्रोटीन्स पे आते हैं तो इनके जो है मोनोमेरिक यूनिट अमीनो एसिड्स हैं, इनके मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं, और देन जो है ना इनका रोल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, प्रोटीन्स का। और ये देखें मेम्ब्रेन बाउंड, आपको पता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सारे प्रोटीन से बने होते हैं। अच्छा, अब इसका अब शुगर्स पे आए तो इनके मोनोमेरिक यूनिट्स जो हैं अब मोनोसैकेराइड्स हैं, और देन सेलुलोज, आपको सेलुलोज का जो रोल है ये सेल वॉल फॉर्मेशन में है। अब देखें एक सेल की कंपोजिशन में जो है सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स का ही रोल है, सारे बायोमोलिक्यूल ही की बेस पे एक सेल होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि बाकी ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रियन है, प्लास्टिड्स हैं, इन ये भी क्या बायोमोलिक्यूल्स? देखें ऑब्वियसली ये देखें आप प्लास्टिड हैं, माइटोकॉन्ड्रियन का अपना जीनोम है, इसी तरह से ये भी बायोमोलिक्यूल्स ही मिलके इनको भी बनाते हैं। सेल की कंपोजिशन ही बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स से बनता है। तो आज के लेक्चर को हम प्रोटीन पार्ट 2 को इधर ही समराइज करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।